आजम खां की जमानत पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। आजम खां के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा हुआ था और इसी मामले में आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कपिल सिब्बल ने आजम खां के लिए जमानत की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस नागेश्वर राव के सामने आज इस मामले की सुनवाई होगी। तो आज उम्मीदों भरा सोमवार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के विधायक पूर्व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां के मामले में, उनकी जमानत के मामले में ये एकमात्र मामला है जिसमें जमानत मिल सकती है उन्हें। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देगा, लेकिन अगर यहां पर उन्हें जमानत मिलती है तो वो रिहा हो सकते हैं जेल से। आइए अब आपको बताते हैं कि यह शत्रु संपत्ति का मामला क्या है जिसमें आजम खां ने जमानत की मांग की है। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के पास 65 एकड़ जमीन का यह मामला है। 65 एकड़ जमीन इमामुद्दीन नाम के एक शख्स की थी और बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे। उनकी यह जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज हो गई थी। आजम पर आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया और जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब यह जमीन बीएसएफ को दे दी गई। जब बीएसएफ के अधिकारी पोजीशन लेने गए तो टाला जाता रहा उनको। यही मामला है, यही वो विषय है शत्रु संपत्ति का जिसमें आजम खां ने जमानत की मांग की है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई होगी। बंटवारे के बाद इमामुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे। ये 65 एकड़ की जमीन उन्हीं की थी और उनकी ये जमीन शत्रु संपत्ति के तौर पर कस्टोडियन में दर्ज हो गई थी। अब आजम खां पर आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करके विश्वविद्यालय में, जौहर विश्वविद्यालय में उसे शामिल कर लिया गया और जब राजनाथ सिंह 2014 में गृह मंत्री बने देश के तब यह जमीन बीएसएफ को दे दी गई थी, लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों को टाला जाता रहा इसका अधिकार देने में, इसका पोजीशन देने में, इस जमीन का कब्जा देने में। इसी मामले में, इसी 65 एकड़ जमीन की मामले में, शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खां को जमानत चाहिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैसे फैसला सुरक्षित रखा है। वो फैसला दिया नहीं गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की वजह से और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत पर सुनवाई होने वाली है आजम खां की जमानत पर। यह है सारा मामला, इस पर एबीपी गंगा की नजर है। कपिल सिब्बल ने इस केस को मेंशन किया। जस्टिस नागेश्वर राव ने आज की तारीख दी हुई है और आजम खां की बात हो रही है तो आपको उनसे जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। जेल में बंद आजम खां से ओपी राजभर की मुलाकात आज नहीं होगी। अभी तक मुलाकात तय नहीं है। आवेदन किया हुआ है ओपी राजभर या उनके वकील का अभी तक कोई आवेदन लेकिन पहुंचा नहीं है और जेल में आजम से मुलाकात के लिए आवेदन करना पड़ता है। यह सेट प्रोसीजर है, यह प्रक्रिया है, इसका पालन करना पड़ता है सभी को। अगर बंदी से मुलाकात करनी हो तो उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, आवेदन करना पड़ता है। वो आवेदन अभी जेल में पहुंचा नहीं है। शिवपाल यादव और प्रमोद कृष्णम भी आवेदन के बाद ही आजम खां से मिल पाए थे। अब सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर या उनके वकील का कोई आवेदन पहुंचा नहीं है जेल के पास, जेल अधिकारियों के पास, यह बताया जा रहा है। इसलिए अभी तक मुलाकात तय नहीं है ओपी राजभर की। अभी तक उन्होंने आवेदन नहीं किया है। तो जब तक औपचारिक और लिखित आवेदन नहीं जाएगा जेल अथॉरिटीज के पास, तब तक यह फैसला नहीं हो सकता कि मिलने वाला व्यक्ति क्या मिल पाएगा बंदी से या नहीं। और आइए आपको बता दें कि बीते 3 दिनों पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से जल्दी ही आजम खां से मुलाकात की बात कही थी और दावा किया था कि वो आजम से जेल में जाकर जरूर मिलेंगे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा लग गया है कि आजम उनसे नहीं मिलना चाहते और इसीलिए उन्होंने अभी तक मुलाकात के लिए आवेदन ही नहीं किया है। अच्छा ये बताइए, आपको समय में मिला कहाँ? आजम खां से? नहीं, उनके वकील से हमने शाम को मैसेज दिया तो कहें कि कल मुलाकात होगी नहीं, हम जाएंगे बात करके आपको बता रहे हैं। आपको रविदास मेहरोत्रा वाला हाल नहीं महाराज, हम तो देखिए अगर जैसे कहा वैसे जाके मिली आई, हम के रोके वाला है। प्रधानमंत्री उसमें कि वही से मिल लेंगे। देश के प्रधानमंत्री तो क्यों नहीं मिल सकते? सबसे अमित शाह से सबसे मिल सकते हैं। हमारा काम होगा, गृह मंत्री है, अगर कहीं सिक्योरिटी की बात होगी तो किससे कहेंगे? उन्होंने मना कर दिया था सपा प्रतिनिधिमंडल मिलने से। अरे वो अब छोड़िए, अब वो लोगों की बात, जब अखिलेश जी भेजबे नहीं किए थे तो कैसे प्रतिनिधिमंडल चले गए?
अखिलेश जी का बयान हमने देखा। नहीं डर लगता है आप जाएंगे तो मिल लेंगे? तब काहे नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा बताइए। मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, हम जाएंगे। वीरेश पांडे जिनसे ये बातचीत अभी आप देख रहे थे, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश। जब आपने सवाल पूछा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे ओपी राजभर की वो क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कोई आवेदन किया नहीं है और बगैर आवेदन के मुलाकात होगी नहीं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, इसका मतलब साफ है कि आजम खान ने अभी हरी झंडी नहीं दी है ओम प्रकाश राजभर से मिलने की। जब ओम प्रकाश राजभर से हमने पूछा तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने उनके वकील को कहा है वो आजम खान से जाकर पूछेंगे और पूछने के बाद मुझे इत्तला करेंगे। यानी उन्होंने कहा था कि आजम खान को ईद से पहले सेवैया जाकर जरूर खिलाएंगे। यानी आजम खान ने सेवई खाने से इनकार कर दिया। यानी ओम प्रकाश राजभर को हरी झंडी नहीं मिली। इससे साफ जाहिर होता है उन्होंने वकील के माध्यम से आजम खान तक अपने संदेश को पहुंचाया और पहुंचाने के बाद भी उस संदेश को मानने से इनकार कर दिया आजम खान ने। और आजम खान ने जो संदेश भेजा उसमें ये साफ जाहिर होता है कि ओम प्रकाश राजभर को वो मिलने को तैयार नहीं है। और वो मिलने से तैयार नहीं है, इसी वजह से ओम प्रकाश राजभर बलिया चले गए, अपने क्षेत्र में चले गए। नहीं तो आज वो ईद से एक दिन पहले सेवई जरूर खिलाते, लेकिन जब सेवई खिलाने का अवसर उन्हें नहीं मिला, साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव के सिपहसलार आजम खान से जो मिलने की जो कोशिश कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, उसमें उन्हें हरी झंडी नहीं मिली है। यानी अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं उनसे आजम खान नहीं मिलना चाहते हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे मिलने, उनसे भी आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से और समाजवादी पार्टी के किसी भी सिपहसलार से मिलने से इनकार कर रहे हैं। वो नहीं मिलना चाहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है। और यही बात है कि ओम प्रकाश राजभर जितना कॉन्फिडेंट होके कह रहे थे कि मैं किसी से भी मिल लूंगा, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या इतना समय लगता है, कितना वक्त लगता है कि वकील से पूछकर आएंगे और पूछकर जब आएंगे तो बताएंगे। तो आज के आधुनिक जमाने में एक सेकंड के अंदर अमेरिका बात हो जाती है, तो ओम प्रकाश राजभर से बात करते 3 दिन लग गए। यानी जब हमारी बात हुई थी वो शुक्रवार का दिन था, आज सोमवार का दिन है और अभी तक उन्हें हरी झंडी नहीं मिली। साफ जाहिर है कि आजम खान अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव के सिपहसलार से नहीं मिलना चाहते हैं। शिवपाल यादव से मिला उन्होंने, क्योंकि वो सिपहसलार नहीं है अखिलेश यादव के, एक नए रास्ते की तलाश में है। प्रमोद कृष्णन से मुलाकात की, वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के जो नेता के तौर पर उन्होंने मुलाकात की। तो आजम खान ने कहा कि ठीक है, उनसे मुलाकात होगी, लेकिन आजम की मर्जी नहीं है ऐसे लोगों से मिलना। वो नहीं चाहते, हरगिज नहीं चाहते। इसका अपना एक मायने है, क्योंकि आजम खान सियासत में एक नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। वो रास्ता क्यों नया है, इस लिहाज से कह सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके भी जो शेरो शायरी में बातें सामने आ रही हैं उनमें दर्द टपक रहा है और एक कटाक्ष, एक व्यंग सामने देखने को मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी या उनके समर्थकों पर देखा जा सकता है। वो जो व्यंग है शेरो शायरी और कविता के जरिए अब्दुल्ला आजम जाहिर कर रहे हैं। अपना जो बयान है वो प्रेस के जरिए तो नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव को पसंद नहीं है उन लोगों से मुलाकात करना, साथ ही साथ आजम खान के जो पियारो हैं उनका बयान देना, फिर आजम खान से अखिलेश यादव के विरोधियों का मिलना, फिर आजम खान से अखिलेश यादव के समर्थकों का नहीं मिलना, यूपी की सियासत में एक नया दौर, एक नई सियासत, एक नया जो रास्ता है उसकी तरफ इंगित कर रहा है। इसे समझने की जरूरत है और ये साफ जाहिर हो गया है कि आजम खान ने ओम प्रकाश राजभर से मिलने से इनकार कर दिया। जी हां,
इसका लब्बो लुआब ये है जी, जी, कि जी, वो जी, ईद के बाद मिलेंगे, ईद से पहले मिलेंगे। इस खबर का यही मतलब है जी, कि आजम ठीक है, खान ने ठीक ओम है। प्रकाश राजभर से मिलने से इनकार कर दिया है। बड़ी बात आप इसमें कह रहे हैं। और कोई मायने समझने की जरूरत नहीं आपने है। बहुत साफ कर अखिलेश दिया है, यादव के बड़े आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बात का मतलब क्या है कि आवेदन नहीं गया। आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया है और इसीलिए कोई आवेदन भी नहीं गया और ओपी राजभर बलिया चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका इस बातचीत के लिए और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास है कोविड वैक्सीन से संबंधित। कोविड वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किसी को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। बड़ी खबर, महामारी जैसे गंभीर मसलों पर सरकार नीति बना सकती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टीकाकरण के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। यह एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। मौजूदा कोविड वैक्सीन नीति अनुचित या मनमानी नहीं है, यह भी साफ कर दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ राय का दूसरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की बात, ये क्या, किस विषय पर ये बात सामने आई सुप्रीम कोर्ट की, इसका बैकग्राउंड क्या था, सुप्रीम कोर्ट के इस बात के अर्थ क्या है, विस्तार से बताएं अविनाश। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच में सुनवाई हो रही थी, जिसमें अगर बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन को कंपलसरी कियाने के लिए याचिका लगाई गई थी। जिससे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि किसी को भी इस तरीके से वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकार महामारी को लेकर के नियम बना सकती है और उस नियम पे तमाम सारे लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार ही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के लिए किसी को बाध्य करना ये जरूर नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार को उसने निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने टीकाकरण कराया है उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट आई है कि क्या परिणाम हुए हैं उनके ऊपर, किस तरीके से उनको फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुए हैं, ये प्रकाशित किया जाए, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो फिर वैक्सीनेशन करवाएं या न करवाएं, वो अपनी स्वेच्छा से ये निर्णय ले सकते हैं। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिलवाने की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि टीकाकरण अनिवार्य किया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं अपनी टिप्पणी साफ कर दी है कि टीकाकरण को लेकर के वो किसी तरीके का आदेश नहीं देगी, किसी भी तरीके से टीकाकरण को अनिवार्य नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कह दिया है कि वो टीकाकरण को अनिवार्य नहीं करने जा रहे। सीएम योगी से मिले हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति विमल एन पटेल ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम और कुलपति की यह शिष्टाचार मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान मौजूद रहे एसीएस होम अवनीश अवस्थी। तस्वीरें देख लीजिए आप इस मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी से मुलाकात की है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति ने। और आपको ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी 3 दिनों तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। उत्तराखंड में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण होना है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। इसके अलावा यह भी संभावना जताई जा रही है कि वो अपने परिवार से भी जाकर मिल सकते हैं। तो आज उत्तराखंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवार वालों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, इस बात की भी प्रचंड संभावना। अपने परिवार के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम उत्तराखंड जा रहे हैं आज 3 दिनों के दौरे पर। 3 दिनों का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का और गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण होना है। इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, गुरु वंदना करेंगे और अपने परिवार वालों से भी मिलेंगे। और आपको बताएं कि कोयले की कमी ने देश में कोहराम मचा दिया है। यूपी समेत कई राज्यों में बिजली का संकट खड़ा हो रहा है। हालांकि संकट को दूर करने के लिए सरकार भी सतर्क है। सीएम योगी ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री से इस बाबत मुलाकात की थी। सीएम ने टीम 9 की बैठक में बताया है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सहयोग की बात कही है। दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कुल मिलाकर कोयला कम है और कोहराम ज्यादा है। तपती गर्मी और कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता जा रहा है और अगर ये संकट ऐसे ही बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में मुसीबत बड़ा रूप ले सकती है। हालात नाजुक हैं और सरकारें सतर्क। सीएम योगी
जब गृह मंत्री से मिले थे तो बिजली संकट पर भी बात हुई। इसके अलावा उन्होंने रेल मंत्री से भी मुलाकात करके कोयले के लिए जरूरी रैक उपलब्ध कराने की बात कही। यूपी के लिए हर रोज 15 रैक की जरूरत पड़ती है। सीएम योगी ने जारी बिजली संकट के बीच समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के मौके पर बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए। त्योहार पर बिजली की अनावश्यक कटौती न हो। टीम 9 के साथ हुई बैठक में ही सीएम योगी ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री, रेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री के साथ बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत हुई। तीनों मंत्रियों की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी मिला। कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे यूपी को अतिरिक्त रैक देने जा रहा है तो भारत सरकार से अतिरिक्त बिजली भी प्राप्त होगी। सरकार की कोशिश है कि किसी भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल ना भेजा जाए। साथ ही सरकार ये भी चाहती है कि सभी को समय से बिजली का बिल पहुंचा दिया जाए। इस बीच बिजली संकट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेर लिया था। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी, इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। संकट ज्यादा बढ़ रहा और सियासत की रफ्तार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही। कोयले की कमी पर सियासी कोहराम ऐसा मचा है कि हर बार पर पलटवार भी हो रहा। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश में बिजली संकट जल्द दूर हो जाएगा। सर, बिजली संकट पर कुछ कहेंगे? बिजली संकट सरकार लगातार नेता घेर रहे हैं, संकट दूर होगा, तेजी से दूर करने के लिए सरकार प्रयास होगा। बिजली के संकट पर सियासी बवाल भी है और लोगों के सवाल भी, आखिर बार बार ऐसी स्थिति क्यों आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए उत्तर प्रदेश में। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बनाए गए। अरविंद कुमार को एसीएस औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी बनाए गए हैं। 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। यूपी में संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं और अरविंद कुमार को एसीएस औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।